फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट जो पॉइंट आया है, इसमें ये आपको इंडिकेशन मिल गया कि अब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इस स्टेटमेंट को एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्या? वाई ऑल द हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। इस फैक्ट का एक्सप्लेनेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पास नहीं है। तो क्या जरूरत पड़ी? जरूरत यह पड़ी कि अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बनाया जाए और थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे इसको एक्सप्लेन किया जाए कि वाई ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि पहला ड्रॉबैक, दूसरा ड्रॉबैक और तीसरा ड्रॉबैक क्या था। इन ड्रॉबैक्स को समझने के बाद ही आप इस बात को एनालाइज कर पाएंगे कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की नीड क्यों थी। अब मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं आपको कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा क्या था। बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। एनर्जी को फॉलो करता है तो इसका मतलब नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, यही होता है। अच्छा, फिर एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया, नेचुरल एग्जांपल बताया कि जैसे मैंने फायर कर दी बुलेट को, गन से बुलेट फायर की गई और वो टारगेट पे जाके हिट होती है तो टारगेट को हीट कर देती है। तो हीट करने से उस टारगेट की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। अब पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ गई, अगर मैं उतनी ही हीट टारगेट को दे दूं तो टारगेट क्या बुलेट को रिवर्स भेज देगा, गन में जाके बैठ जाएगी? ऐसा नहीं होता। इस चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं था। दूसरा, मैंने आइस क्यूब का बताया कि आइस क्यूब को जब ड्रॉप किया जाता है तो जमीन में आते आते वो मेल्ट हो जाती है। तो मैंने कहा उसी पानी को जरा उछाल दूं तो क्या आइस बन जाएगी? नहीं। तो हीट फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिटरमाइन नहीं करता, उसका स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं बताता है। तो यही यहां पे लिखे हुए थे, इट डज नॉट गिव एनी आइडिया एनीथिंग या व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, नहीं बताता है। दूसरा था, इट डज नॉट टेल एनीथिंग अंडर व्हाट कंडीशन हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क, ये भी नहीं बताया। और ये भी नहीं बताया क्या किसी इंजन की इफिशिएंसी 100% हो सकती है? नहीं, किसी इंजन की इफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसी लॉजिक को अब हम समझने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ की जगह मैं क्या करने जा रहा हूं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहां मैं चेंज कर देता हूं, ये आ गया मेरे पास थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ। थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ क्या आएगा? फर्स्ट लॉ तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब थर्ड पॉइंट से ही मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूं। देखो, अब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को केवल एक ही दो साइंटिस्टों ने नहीं दिया, बहुत सारे साइंटिस्टों ने इस पर वर्क किया हुआ है। जैसे आपके नॉलेज में हो सकता है ना हो, आपको तो केवल ये पता होता है कि केल्विन है, प्लांक है, क्लासियस है। नहीं, इनके अलावा भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जिसमें जूल का नाम आता है, कार्नोट का नाम आता है, गिब्स का नाम आता है, हेल्महोल्ट्ज का नाम आता है। बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना इस पे वर्क किया हुआ है। लेकिन बाद में अल्टीमेटली हम जिन साइंटिस्टों के बारे में पढ़ते हैं उनमें सिर्फ दो ही नाम आपके सामने आते हैं। पहला स्टेटमेंट जो दिया था वो दिया है केल्विन और प्लांक ने। क्या दिया है? सेकेंड लॉ के थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ को किसने एग्जैक्टली एक्सप्लेन करने की कोशिश करी? केल्विन प्लांक ने। तो केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट क्या है? केल्विन प्लांक स्टेटमेंट मैं लिख दे रहा हूं। केल्विन और प्लांक ने अपना स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को कैसे बताया जा सकता है? बहुत सिंपल तरीके से आप इसको लिख सकते हो। इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल द हीट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हॉट बॉडी इनटू वर्क। सिर्फ आपको इतना ही बताना है। क्या बताना है? इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट all the heat extract from hot body into work। बस छोटा सा स्टेटमेंट, into work। अब इस बात से जरा इसका मतलब निकालिए। क्या? जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो लिमिटेशन थी, लिमिटेशन क्या थी? लिमिटेशन ये थी कि वाई होल ऑफ हीट एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो ऐसा साइंटिस्टों ने बताया। क्या बताया?
कि कोई भी मशीन, कोई भी डिवाइस प्रैक्टिकली ऐसी नहीं बनाई जा सकती जिसमें केवल सोर्स ही हो, सिंक ना हो। क्योंकि कंटिन्यूअसली अगर आपको वर्क ऑब्टेन करना है तो सिंक इज नेसेसरी। बिना कुछ हीट सिंक को दिए कंटिन्यूअसली आप वर्क ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो यहां से दोनों आंसर आ गए। एक थर्ड पॉइंट मैंने लिखाया था, क्या लिखाया था अभी मैंने थर्ड पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया था, जिसमें यह था कि कैन एफिशिएंसी विल बी 100%। नहीं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने बता दिया कि जब हम पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते तो एफिशिएंसी ऑफ एनी इंजन, एनी डिवाइस, एनी प्रैक्टिकल डिवाइस कैन बी 100%। इट इज नॉट पॉसिबल। तो किसी भी प्रैक्टिकल डिवाइस की एफिशिएंसी 100% नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम कुछ ना कुछ हीट सिंक को देंगे ही, और बिना हीट दिए सिंक को कंटिन्यूअसली वर्क ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से केल्विन प्लैंक ने अपना स्टेटमेंट दिया और उसे जस्टिफाई कर दिया कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ड्रॉबैक थे, जो लिमिटेशंस थी, देखिए फेलोर नहीं कह सकते। हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बहुत हेल्प करता है। फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हेल्प से ही हम सारे प्रोसेसों को, जितने भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम चाहें कि केवल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ही एक्सप्लेन कर दें तो इट इज नॉट पॉसिबल। आपको इस चीज को याद भी रखना है कि फर्स्ट लॉ के साथ सेकेंड लॉ का भी इंपॉर्टेंस है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। सेकेंड, आपको क्लासियस ने स्टेटमेंट दिया। क्लासियस का स्टेटमेंट क्या है? क्लासियस का जो स्टेटमेंट है वो क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू, क्या बोला इन्होंने? इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट, impossible to transfer of heat from cool body to hot body without using expenditure। अब यहां पर एक वर्ड आता है एक्सपेंडिचर आता है। क्या आता है? विदाउट एक्सपेंडिचर। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे ये विदाउट एक्सपेंडिचर, मैं लिखता हूं एक्सपेंडिचर विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क बाय एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स। इस बात को आपको थोड़ा सा रियलाइज करा दूं मैं। देखो मैंने क्या लिख दिया? इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कूल बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क बाय एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स। आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे आप जो भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट से रख दीजिए, उसको बाहर से कोई सप्लाई ना दीजिए, तो क्या वो वर्क करेगा? तो सेकेंड लॉ जो क्लासेस ने जो स्टेटमेंट दिया है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, उसमें उन्होंने यही बताने की कोशिश करी है क्या? कि इट इज नॉट पॉसिबल हीट का ट्रांसफर कूल बॉडी से हॉट बॉडी में तभी हो सकता है जब आप उस प्रैक्टिकल डिवाइस को बाहर से सप्लाई देंगे, बाहर से एनर्जी सोर्स आप बाहर से देना पड़ेगा, तभी वो हीट लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर को ट्रांसफर कर पाएगा। अगर आप बाहर से कोई एनर्जी नहीं दे रहे हैं, कोई सप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो वो आपकी प्रैक्टिकल डिवाइस वर्क नहीं करेगी। हीट का ट्रांसफर लोअर टेम्परेचर ऑफ बॉडी से हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी को नहीं कर पाएगी। ये एकदम करेक्ट भी है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या था? हीट फ्लो का डायरेक्शन डिसाइड नहीं हो रहा था। इन्होंने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है। और पॉसिबल होगा कब? जब आप बाहर से एनर्जी सोर्स से सप्लाई दोगे। जब तक आप सप्लाई नहीं दोगे, हीट का फ्लो लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ नहीं होगा। इस तरह से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। क्लासियस का स्टेटमेंट देते हैं, केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट देते हैं। जब भी एग्जाम में आता है बस आपसे ये पूछा जाता है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बाय द नेम पूछ लेते हैं, या नहीं पूछते हैं तो आप सीधे दोनों लिख दीजिए, दोनों में से किसी एक को लिख दीजिए। होपफुली आपको इस बात को समझ में आ गया होगा कि ये जो फोर्थ पॉइंट था, ये ड्रॉबैक था, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की लिमिटेशन में था
इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अंडरस्टैंड किया। मैंने बताया ना बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना काम किया हुआ है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, लेकिन बेसिकली हम जिन टर्म को जिन साइंटिस्ट के नेम को ज्यादा गो थ्रू होते हैं अकॉर्डिंग टू बुक, आप बुक में देखेंगे तो इन्हीं दो साइंटिस्टों के नाम ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, केल्विन प्लांक और क्लासियस। तो मैंने भी एज इट इज लिख दिया, जबकि बहुत सारे साइंटिस्टों ने इस पे वर्क किया हुआ है। इसको नोट डाउन कर लीजिए।